नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईवी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां देश की अहम खबरों की बात करते हैं। आपको बता दें कि पी चिदम्बरम के बेटे पर अब सीबीआई की गाज गिरी है। अब इस मामले में उनके करीबी दोस्त माने जा रहे भास्कर रमन को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि चाइनीज वीजा केस में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति के करीबी भास्कर रमन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ये पहली गिरफ्तारी की गई है। मंगलवार को सीबीआई ने चिदम्बरम के देश में करीब 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के बाद चिदम्बरम में ट्वीट भी किया था कि जांच एजेंसियों को इस दौरान कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी लिखा था कि सीबीआई ने इस दौरान जो पेपर दिखाए उसमें उनका नाम बतौर आरोपी भी शामिल नहीं था। बता दें कि ये मामला पैसे से लेकर वीज़ा दिलाने से जुड़ा हुआ है। इसमें चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम भी फंसे हुए हैं। सीबीआई ने इस मामले में जो भी एफआईआर दर्ज की है उनके अनुसार यह मामला 2011 का बताया जा रहा है। उस वक्त पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। एक चीनी कंपनी सांडोंग इलेक्ट्रिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को पंजाब के मनसा में पावर प्लांट बनाने का ठेका तलवाड़ी साबो पावर लिमिटेड से मिला था। पावर प्लांट के निर्माण में हो रही देरी और समय पर काम पूरा नहीं कर पाने की स्थिति में लगने वाले भारी जुर्माने से बचने के लिए सैपको को अतिरिक्त चीनी विशेषज्ञों को लाने की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसी कंपनियों के लिए जारी होने वाले वीज़ा की संख्या सीमित को होने के कारण सैपको के विशेषज्ञों को नहीं मिल पा रही थी। सीबीआई के अनुसार ऐसे में टीएसपीएल के वाइस प्रेसिडेंट विकास मखारिया ने पी चिदम्बरम के करीब एस भास्कर रमन से संपर्क किया। भास्कर रमन ने 50 लाख रुपए के एवज में काम करने का भरोसा दिया। उसके बाद चीनी कंपनी के 263 विशेषज्ञों के वीज़ा को बढ़ा दिया गया था। इसके बाद फर्जी वीज़ा इनवॉइस के जरिए 50 लाख रुपए की रमन मुंबई की कंपनी बेल टूल्स लिमिटेड को भेजी गई थी और वहां से वह रकम भास्कर रमन और कीर्ति चिदम्बरम पर पहुंच गई थी। इनवॉइस में साफ तौर पर वीज़ा के नवीनीकरण में आने वाले अतिरिक्त खर्चे का जिक्र भी किया गया था, जबकि बेल टूल्स ने कभी इस तरह की कंसल्टेंसी पर भी नहीं दी थी। सीबीआई की तरफ से चीनी नागरिकों को वीज़ा जारी किए जाने पर 50 लाख रुपए की लेन देन के सिलसिले में भास्कर रमन और विकास मखरिया के बीच लगातार ईमेल पर संवाद होता रहा। उसका खुलासा सीबीआई ने किया। भास्कर रमन सभी ईमेल कार्ति चिदम्बरम को फॉरवर्ड करते रहे। सीबीआई का कहना है कि इस मामले में कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ उनके पास पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक और बाकी के सबूत हैं। सीबीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी से कहा कि निश्चित रूप में वीज़ा रिन्यू किए जाने के बारे में तत्कालीन गृह मंत्री और गृह सचिव को भी जानकारी रही होगी, क्योंकि उनके निर्देश पर ही यह किया गया था, लेकिन इसके लिए 50 लाख रुपए की लेन देन के बारे में उन्हें पता नहीं था। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सीबीआई ने 14 मई को दर्ज एफआईआर में कार्ति चिदम्बरम के अलावा उनके निकट सहयोगी भास्कर रमन, विकास मखरिया, टीएसपीएल बेल टूल्स लिमिटेड और भी अन्य लोगों को आरोपी इस मामले में बनाया। छठवें आरोपी के तौर पे अज्ञात सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति को भी आरोपी बनाया गया। इनके खिलाफ आईपीसी की भ्रष्टाचार निवारण कानून की विभिन्न धाराएं भी लगाई गई हैं। हालांकि इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में पी चिदम्बरम का नाम भी शामिल नहीं है। इसको लेकर सिर्फ उनके बेटे का ही नाम इस मामले में शामिल है। इसके बाद आपको बता दें कि इस एफआईआर रिपोर्ट में भास्कर रमन, विकास मखरिया, टीएसपीएल बेल टूल्स लिमिटेड को आरोपी बनाया और छठे तौर पर आरोपी एक अज्ञात सरकारी अधिकारी और निजी व्यक्ति को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। हाल फिलहाल में ये खुलासा एफआईआर में कहा गया है कि पी चिदम्बरम का इस मामले को लेकर नाम सामने नहीं आया है।
दिल्ली सरकार ने एमसीडी के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई पर अब रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि 3 नगर निगमों से ये रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि देश की राजधानी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को जायज बता रही है, तो वहीं दिल्ली सरकार कार्रवाई के विरोध में आ गई है। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 3 नगर निगम, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी नगर निगम से बुलडोजर चलाने की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार दिल्ली के तीनों नगर निगमों में 1 अप्रैल से लेकर अब तक की रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण ढहाने को लेकर ब्यौरा तलब किया गया है। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि तीनों नगर निगम 1 अप्रैल से अभी तक के अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई का सारा डाटा सरकार को उपलब्ध कराएं। गौरतलब है कि सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर कहा था कि मैं अपने विधायकों को कहा है कि आपको जेल भी जाना पड़े तो डरना मत, लेकिन आपको जनता के साथ खड़ा होना है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह बयान दिया था और अपने विधायक को नसीहत देते हुए कहा था कि आपको जनता के साथ खड़ा रहना है। इसकी वजह से चाहे आपको जेल भी जाना पड़े, लेकिन आपको इसमें पीछे हटना नहीं है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि वह अतिक्रमण के खिलाफ हैं, मगर जिस तरह से निगमों में सत्तासीन भाजपाई कार्रवाई की जा रही है, इससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 40 साल से रह रहे लोगों के कागज नहीं देके जा रहे हैं और उनको हटाया जा रहा है। निगमों के बुलडोजर के विरुद्ध राजनीति तय करने के लिए सोमवार को ही ली विधायकों और पार्टी नेताओं की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी दिल्ली में 73 लाख लोगों के घर और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उन्होंने यह भी कहा कि आज़ाद भारत का यह सबसे बड़ा विध्वंस होगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में 50 लाख और झुग्गियों की बात करें तो 10 लाख लोग इनमें रहते हैं। इन पे कार्रवाई होनी है। इसके अलावा नगर निगमों ने करीब 3 लाख और संपत्तियों की लिस्ट बनाई है, जहां इनका कहना है कि किसी पे नक्शे के और इतर बालकनी, एक्स्ट्रा बालकनी और कमरा आदि बना हो तो उस पर अतिक्रमण को लिए तोड़ा जाएगा। यह करीबन 63 लाख लोगों के घर ऊपर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह आज़ाद भारत का सबसे बड़ा विध्वंस होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है वह सही नहीं है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बीजेपी का इस तरह से बुलडोजर चलाना सही नहीं है। दादागिरी, गुंडागिरी करना भी बीजेपी का सही नहीं है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लाखों लोगों को बीजेपी के बुलडोजर अभियान के तहत उजाड़ने से बचाने के लिए इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बकौल चौधरी विधानसभा में बुलडोजर अभियान के खिलाफ प्रस्ताव पास किए जाए और भविष्य में बुलडोजर जैसी कार्रवाई ना हो, इसके लिए कानून भी बनाया जाए। अनिल चौधरी ने कहा कि बीजेपी और केजरीवाल मिलकर गरीबों के घरों और दुकानों को उजाड़ने के लिए जहां कुछ स्थानों पर नोटिस भेज रहे हैं, वहीं अधिकतर जगह बिना नोटिस के कार्रवाई भी की जा रही है। दोनों सरकारें अनेक कॉलोनियों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 5 लाख रेहड़ी पट्टी वालों की आजीविका पर भी बुलडोजर चला रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के तहत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का काम झुग्गी झोपड़ी और स्लम वासियों को आवास मुहैया कराना है, जबकि केजरीवाल उन्हें उजाड़ने के लिए बुलडोजर भेज रहे हैं। कांग्रेस इसका विरोध करती है और पार्टी नेता और कार्यकर्ता ने खुलकर बुलडोजर के सामने आकर इसका विरोध किया है, जो कि आगे भी इसका विरोध जारी रहेगा। आपको बता दें कि अब बुलडोजर के नाम पर नई राजनीति खड़ी हो गई है। दिल्ली में अब दिल्ली सरकार ने 3 नगर निगमों से बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से जितनी भी कार्रवाई अब तक की गई हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को ढहाने के लिए ब्यौरा तलब किया गया। इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि तीनों नगर निगम 1 अप्रैल से अभी तक अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई का सारा डेटा अब उपलब्ध कराएं।
तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब जामा मस्जिद में भी सर्वे की मांग उठी है। हिंदू संगठनों ने ये आवाज़ उठाई है। उन्होंने ये मांग की है कि जामा मस्जिद में मंदिर है जिसको लेकर सर्वे किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदी फ्रंट समेत कुछ अन्य हिंदू संगठनों ने पुरानी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में मंदिर बने होने का दावा कर उस पर अपना हक जताया है। इतना ही नहीं, ज्ञानवापी की तरह जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन कोर्ट में जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। अपनी इस मांग के समर्थन में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दूसरे धड़े के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे औरंगजेब ने सैकड़ों हजारों देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाकर यह मस्जिद बनाई है। यहाँ पर बता दें कि इतिहास यह कहता है कि दिल्ली की जामा मस्जिदों को शाहजहां ने बनवाया है। चक्रपाणी महाराज ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। इसी तरह यूनाइटेड हिंदू फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल ने भी दावा किया कि मस्जिद के नीचे पहले मंदिर था। मंदिर निर्माण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को दबाया गया, इसका सर्वे किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि जामा मस्जिद देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक चर्चित मस्जिद है। बताया जाता है कि इसका निर्माण 1656 में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूर पर जामा मस्जिद बनी है। यह देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1950 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद के निर्माण में 6 साल का समय लगा था और 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। वर्तमान में यह रकम करोड़ों में है। बता दें कि दिल्ली में बनी मस्जिद जामा नुमा यानी जामा मस्जिद में हर साल ईद के पवित्र अवसर पर सुबह विशेष नमाज अदा करने के लिए हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। जामा मस्जिद परिसर में तकरीबन 25,000 लोगों की क्षमता है। हालांकि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते वहाँ भीड़ नहीं जुटती और पहले की तरह भीड़ नजर नहीं आती। गौरतलब है कि जामा मस्जिद 1200 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। उसमें 3 प्रवेश द्वार, 4 मीनार और 2 मीनारें हैं जो कि 40 मीटर ऊंची हैं। जामा मस्जिद दिल्ली के चांदनी चौक के नाम के हिस्से में स्थित है। यह खूबसूरत मुगल संरचनाओं से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि अब जामा मस्जिद को लेकर भी इसके सर्वे की बात उठी है। हिंदू महासभा और यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ हिंदू संगठनों ने दिल्ली जामा मस्जिद में मंदिर पर बने होने का दावा कर उस पर हक जताया है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जामा मस्जिद का भी सर्वे कराने को लेकर वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ब्रिटेन में बात अब कोरोना मामलों की कर लेते हैं। दरअसल ये पिछले 2 दिन से लगातार कोरोना के मामले 2000 से नीचे देखने को मिले हैं। अब पिछले 24 घंटे में 1829 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें देश में कोरोना के मामलों में बुधवार को बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1829 नए मामले आए हैं। बता दें कि ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 2000 से कम आए हैं। इससे पहले मंगलवार को कोरोना के 1559 मामले सामने आए थे। कल के मुकाबले बुधवार को कोरोना के मामलों में करीब 16% का इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2549 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं इस दौरान 33 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। एक्टिव केस घटकर अब 15,647 हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के कुल 4,31,27,199 मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कुल 4,25,87,259 लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं 5,24,293 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में की बात करें तो मंगलवार को यहां कोविड-19 के 393 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर में 2 और लोगों की मौत हुई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग
की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 3.35% रही। सरकार की तरफ से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार संक्रमण में नए मामलों के साथ राजधानी दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,01,128 हो गई है, जबकि मृतकों संख्या बढ़कर 26,198 हो चुकी है। एक दिन पहले ये मामले 11,731 थे, जिसके बाद इन 11,731 मामलों को लेकर सभी की जांच की गई थी। पिछले 2 दिन में रोजाना मामलों में दिल्ली में भी कमी आने को देखी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के आंकड़ों के अनुसार कोरोना रोगी वैक्सीन की डोज तेजी के साथ लगाई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 14,97,695 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। अब तक कुल 1 करोड़, जिनमें से अब तक 1 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा को लेकर दिल्ली में वैक्सीन अभी भी बाकी है। इसमें से 100% की बात करें तो 97.68 करोड़ और को दूसरी और 3 करोड़ को सतर्कता डोज शामिल हैं। बात करें इनमें मृतकों की संख्या की, जो बढ़कर अब दिल्ली की 26,198 हो चुकी है। ब्रिटेन में बात अब मौसम की कर लेते हैं। दरअसल गर्मी से राहत मिलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है, तो वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश की चेतावनी भी उत्तर भारत के लोगों को दे दी है। उत्तर भारत के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश आने से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आसमान में बुधवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि तापमान यह बढ़ोतरी लंबे समय के लिए नहीं होगी। 3 दिन बाद मौसम फिर से करवट लेगा और तापमान में फिर से गिरावट देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है। इस हफ्ते उत्तराखंड, मेघालय, केरल, असम समेत अन्य राज्यों में बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके बाद मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली एनसीआर में अगर गर्मी की बात करें तो यहाँ गर्मी कम है, लेकिन तापमान बढ़ने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुरुवार को आसमान साफ रहेगा, चमकदार और तेज धूप खिलेगी, और तो वहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं बात करें 19 और 20 मई की, तो अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के स्तर को छू सकता है। इसके बाद 21 मई को पश्चिम विक्षोभ की वजह से राजधानी में मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई गई है। 21 मई को आंधी की संभावना भी जताई गई है। इसके बाद तापमान 42 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद 22 मई को बूंदाबूंदी और तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है, जिसकी वजह से तापमान 40 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। वहीं 23 मई को भी तापमान कुछ कम होने के बने रहने के भी आसार जताए हैं। तो दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश अलर्ट का भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान गिरावट देखी गई है, जिसके बाद मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश आने की से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आसमान में बुधवार को बादल छाए दिखाई दिए, लेकिन दिन में तापमान में बढ़ोतरी की संभावनाएं बताई गई। हालांकि तापमान में यह बढ़ोतरी लंबे समय के लिए नहीं होगी। 3 दिन बाद मौसम फिर से करवट बदलेगा, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री पहुंच सकता है, और इस हफ्ते की बात अगर करें तो उत्तराखंड, मेघालय, केरल जैसे अन्य राज्यों में बारिश होगी। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान सागर और उसके सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से ऊपर आ चुका है, जिसको लेकर अब वहां बारिश पड़ सकती है। तो इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है, तो वहीं कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन राज्यों में बारिश हो सकती है और लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी।
देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।